तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर गर्ग है। मैंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3818 आई थी और जो मेरे मार्क्स थे वो 690 थे। नीट का एग्ज़ाम मैंने विद 12th निकाला था। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें अपनी पूरी नीट की जर्नी बताऊंगा फ्रॉम डे 1 टू डेट नीट, और साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगा जो मैंने फॉलो करी थी अपनी नीट की जर्नी में। तो ये बात है जब मेरे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एंड हुए थे। मैं बेसिकली एमपी बोर्ड को बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरे बोर्ड्स थे वो फरवरी के एंड में एंड हो गए थे, और जबकि वो सीबीएसई वाले बच्चे थे उनके जो बोर्ड्स थे वो मई में एंड होने थे। तो मेरे पास मार्च अप्रैल मई पूरे 3 महीने थे। तो इन 3 मंथ में मैं क्या करता था, जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की जो वीडियोस चली रहती थी यूट्यूब पे फ्री में, उनको देख लिया करता था। एनसीईआरटी की रीडिंग वगैरह करनी थी, उन्हें कर लिया करता था। तो ऐसे कर करके मतलब मेरे थ्री फोर चैप्टर हर किसी में ख़त्म हो गए थे। तो मैंने मई में आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, क्योंकि वही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। तो मैंने आगाज इंस्टीट्यूट मेनली टेस्ट देने के लिए ज्वाइन करा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो पढ़ रहा था पर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑफलाइन भी जाके देखा जाए। तो आकाश और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है, जो शुरुआत में चैप्टर्स होते हैं उनको बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, खासकर बायोलॉजी के। मतलब हमारा टिश्यू वाला चैप्टर कम से कम 1.5 महीने तक चला था। उसमें मतलब इतना ज़्यादा पीएचडी लेवल का पढ़ाया था ना, कि इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था। मतलब मैं नहीं मानता था, नहीं नीट पर तो एनसीईआरटी पढ़ के काम हो जाता था। और ये बात मेरे को पता थी, क्योंकि मैं 3 महीने पहले भी पढ़ चुका था, पर क्लास के बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता थी। तो वो टीचर का ही सपोर्ट कर रहे थे और टीचर के नोट्स ही पढ़ते थे। मैंने तो टीचर के नोट्स तक नहीं बनाए थे मतलब बायो में उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता था कि वो नहीं आने वाला नीट में, इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना। फिर जो पहला टेस्ट हुआ एफटी था, उसमें मतलब आगास वालों को ही पता है कि नीट में नहीं आता। उन्हें बस टेस्ट में वो पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस नहीं डाले, उन्हें टेस्ट में तो नीट लेवल के क्वेश्चन डाले, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा था। क्योंकि सब बच्चे पीएचडी लेवल का पढ़ के गए थे और मैं नीट लेवल का पढ़ के गया था। तो उससे मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो आकाश में 3-4 महीने हो गए। One eternity later. मेरे जो 3-4 चैप्टर मैंने पढ़े थे हर सब्जेक्ट के, वो ख़त्म होने लग गए। उसके बाद नया चीज़ चालू होने लग गई आकाश में। तो मतलब बेसिकली बताऊँ तो मेरे मन में ये चीज़ थी कि मतलब मैंने शुरुआत में जिस टीचर से पढ़ा था मुझे उसका ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था एज़ कम्पेयर टू आकाश के टीचर से। तो फिर मैंने क्या करा, फिजिक्स तो मतलब हमारे सर अच्छा पढ़ाते थे कोचिंग के। केमिस्ट्री मतलब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर्स ऐसे ही रहते हैं, और बायोलॉजी मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाए रहते। तो बायो केमिस्ट्री में तो मतलब पूरी ऑनलाइन से ही पढ़ता था, जाता था पीडब्ल्यू के लेक्चर्स या कीन के लेक्चर्स वगैरह ले लेके पढ़ता था पूरी, मतलब ऑनलाइन ही। उससे मतलब मेरा इक्विलिब्रियम वगैरह अच्छा रहा। और बायो भी मतलब मैंने पूरी ऑनलाइन ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना था, मेरे को एक लिमिट तक ही पढ़ना था, मेरे को पीएचडी नहीं करनी थी। तो ऑनलाइन ही पढ़ते रहे। फिर क्या था, शुरुआत में हमारा पहला एआईटीएस आया। तो एआईटीएस मतलब मेरा स्कोर 622 आया था, क्योंकि उसमें आसान चैप्टर आते हैं, फंक्शन एंड 1D वगैरह। ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर तीसरा एआईटीएस आया। पहला एआईटीएस हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा एआईटीएस मेरा सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें मेरे सबसे कम नंबर आए थे। मेरे मतलब 488 मार्क्स आए थे वाले एआईटीएस में। वो सबसे लेस मार्क्स थे मेरे मतलब पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर आए थे, एलएलएम वगैरह आए थे, वर्क एनर्जी पावर। तो वो चैप्टर्स मतलब 11th में ज़्यादा बच्चों को नहीं आते ना, मेरे को आते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। मतलब 11 तो मतलब एवरेज मेरा स्कोर जो टेस्टों में था वो 500 to 600 के बीच में वेरी करता था। ऐसे ही कर करके हमारा 11th का एंड हो गया फरवरी के एंड में जाके। उसके बाद उन्होंने पूरा 1 मंथ गैप दिया था कि आप अपने 11th के पेपर्स दे के आओ स्कूल में, फिर अप्रैल में 12th चालू कर देंगे। तो मतलब मार्च में मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, 1 महीना था। मैंने स्कूल के पेपर्स तो दे ही दिए थे, साथ साथ मतलब मैं जो जो चैप्टर मेरे को थोड़े टफ लगते थे, कि विलियम जैसे चैप्टर्स हुए, फ्लूइड हुआ, उनके मैंने वन शॉट लेना चालू कर दी यूट्यूब से। वन शॉट लेता था और क्वेश्चंस करता था, पीवाईक्यूज करता था। ये काम मैं नहीं करता तो शायद मेरे 690 नीट में नहीं आते। तो उससे मेरी 11th बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी हो गई थी। मतलब मेरे को जो चीज़ें पहले आती तक नहीं थी वो तक कर पा रहा था। अगर मैं वन शॉट नहीं देखता, मैंने बायो की वन शॉट देखी, केमिस्ट्री की देखी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन देखता था यूट्यूब पे जितने भी डले रहते थे। तो ना उससे मेरी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों बहुत अच्छे से आ गई। मतलब मेरे को जो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे मैंने 1 मंथ में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। 2000 years later. फिर 12th चालू हुई। 12th मतलब एज सच आसान सी रही थी, क्योंकि अब पता था कौन से टीचर से क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। तो 12th में तो मतलब पता था बायो में भले कोई कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा है तो पढ़नी तो एनसीईआरटी है, कुछ और बाहर का नहीं पढ़ना है।
तो क्या हुआ फिर 12th में जब हमारा पहला AIATS आया तो उसमें मतलब मेरे स्कोर आया था 640, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रही थी क्योंकि मेरा 11th में एवरेज 550 के आसपास था और 12th में सीधे 640 पे जंप हुआ। पर जो सेंटर रैंक थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया क्योंकि सीधे सेंटर रैंक 15 आ गई थी, और जबकि अगर यही मार्क्स मेरे 11th में आए होते मेरी सेंटर रैंक 2 या 1 होती। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा टेस्ट में क्या गलती हो रही है, क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने टेस्टों के लिए बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि मैं क्या करता था कि पिछले साल आकाश में पिछले से पिछले साल जो सिलेबस उन टेस्टों में आया था वो सिलेबस उन टेस्टों में आया होता था, तो मैं उनको टेस्टों को पूरा घर पे बैठ के देता था। ऐसे पेपर से पहले एक हफ्ता बचा है ना, तो एक हफ्ते में रोज एक टेस्ट देता था उस सिलेबस के। उससे मतलब मेरा स्कोर एकदम से जंप हुआ, मतलब मेरे उसके बाद मतलब से मेरे 680 टच होने लग गए, 690 टच होने लग गए। मतलब मेरे टेस्ट में सिली मिस्टेक्स तो कम होती जा रही थी पर जो OMR थी मतलब मेरे हर टेस्ट में एक दो गोले गलत हो रहे थे। तो मैंने इसके लिए 3 स्ट्रेटेजी बनाई थी गोलों को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता था कि क्वेश्चंस करा सीधे OMR भरी, क्वेश्चन करा सीधे OMR भरी। तो इससे मतलब OMR गलत तो नहीं होती थी पर जो क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं लगता था कि ये सही था, तुम उसका भी गोला कर रहे हो तो वो गलत हो जाता था एट दी एंड। दूसरी जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो उसमें क्या करता था कि मैं टॉपिक वाइज करता था। जैसे फिजिक्स का एक पूरा पोर्शन हो गया, उसके बाद पूरे OMR भरूंगा, बायो का पूरा पोर्शन हो गया फिर पूरे OMR भरूंगा। ये मेरे को मतलब थोड़ा बहुत सही लगा, पर ये भी एक टाइम तक ही मेरा साथ दिया, फिर उसके में भी स्कोर कांस्टेंट सा आने लग गया। फिर मैंने फिर से एक और टेक्निक लगाई। उसके बाद मैंने क्या करा कि 3 घंटा 20 मिनट में से मैं पूरा पेपर 1.5 घंटे में ख़त्म कर देता था। मतलब उसमें मतलब मैं 15 क्वेश्चंस बचते होंगे जो मतलब मेरे को नहीं आ रहे थे या थोड़े लेंदी थे, करे नहीं थे पहली बार में। तो मैं 1.5 घंटे बाद फिर से राउंड लगाता था पेपर का और आधे घंटे में जो 15 क्वेश्चन थे उनको पूरा करता था। उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन बच जाते थे, ऐसे मेरे पास मतलब 2 घंटे खत्म हो चुके थे। उसके बाद में 1 घंटे तक OMR भरता था, बहुत अच्छे से भरता था। मतलब एक एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा ढंग से और सॉल्यूशन देख के करूंगा। फिर जिसमें कोई क्वेश्चन है उसका लगा मेरे को मतलब मैंने सॉल्यूशन थोड़ा गलत सा लग रहा है लेंदी को, तो उसका पूरा फिर से सॉल्यूशन करके फिर OMR भरूंगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचते थे तो लास्ट के 20 मिनट में उनको भी कर लेता था। इससे मतलब मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इस स्ट्रेटेजी से मेरा स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव होने लग गया था और मतलब पेपर बिल्कुल एंड टाइम पे खत्म होता था और मेरा थोड़ा स्कोर भी अच्छा आने लग गया था। मतलब मेरे 700 टच होने लग गए थे और कोई कोई टेस्ट में तो मेरे 715 और 710 वगैरह भी आए थे। हमारा 12th का सिलेबस दिवाली के 15-20 दिन बाद खत्म हो गया था। इसके बाद 11th पढ़ना जरूरी था, तो 11th में मेनली क्या करता था, कोचिंग्स में 11th के रिवीजन टेस्ट चलाते होते थे, तो उन्हीं के साथ साथ मैं अपनी 11th रिवाइज कर लेता था। तो बोर्ड से पहले मेरा मतलब पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो गया था। फिर बोर्ड्स का टाइम आया था, हमारे बोर्ड्स फरवरी में होने थे, तो मैंने दिसंबर तक अपनी पूरी जो 11th 12th उसको एक बार रिवाइज मार लिया था अच्छे से। फिर जनवरी मतलब मैंने पूरा फोकस बोर्ड्स पे तो नहीं करा, थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स पढ़ता और थोड़ा थोड़ा नीट का पढ़ता, जिससे मेरे को नीट का भी हो जाता था याद और बोर्ड्स का भी रहता था। तो उसमें मतलब मैं मेनली हिंदी इंग्लिश ही पढ़ता था। बायो केमिस्ट्री तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती बोर्ड्स में क्योंकि वो तो दो पेपर्स के बीच में जो गैप मिलता है उसमें ही हो जाती है। बस हिंदी इंग्लिश में थोड़ा रट्टा फैलता है क्योंकि MP बोर्ड में हिंदी लेनी पड़ती है, कुछ और सब्जेक्ट तो हम चूज कर नहीं सकते। ऐसे हमारे बोर्ड्स 21 फरवरी को खत्म हो गए थे और हम मेरे बोर्ड्स में 92% आए थे। पेपर्स खत्म होने के बाद हमारे पास 2 मंथ्स बचे थे, उसमें से भी 1 मंथ ही बचा था क्योंकि 1 मंथ तो पूरे टेस्ट वगैरह ही देने थे। 1 मंथ में 30 दिन थे और 30 दिन को मैंने 10-10-10 डेज रूल के हिसाब से डिवाइड करा था। तो पहले 10 दिन में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से गहराई में जाके पढ़ता था कि आगे से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और जो चीज़ मैं भूल रहा था उसको अंडरलाइन कर लेता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहा था। PYQs मेनली कर रहा था उस टाइम पे क्योंकि PYQs एट दी एंड करने होते हैं सबको। PYQs मतलब जो नहीं आ रहे थे उन पर भी गोले मारते जा रहा था। फिर सेकेंड राउंड में मैंने बस थ्योरी रिवाइज करी थी बहुत अच्छे से और कुछ भी रिवाइज नहीं करा था। फिर थर्ड राउंड में मैंने क्या करा था, जिन जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन करी थी जो मेरे को याद नहीं हो रही थी वो करा था, और जो मेरे PYQs वगैरह थे क्वेश्चंस जो थे अच्छे वाले जो मेरे पास नहीं बन रहे थे उनको करा था। ऐसे कर करके अप्रैल आ गया और अप्रैल में कोचिंग्स में टेस्ट चालू हो गए थे फुल सिलेबस के। हमें रोज के 2 टेस्ट देने होते थे, मतलब हमें पूरे हफ्ते में मतलब हमने पूरे महीने में 60 टेस्ट दिए थे, 60 टेस्ट दिए थे हमने पूरे महीने में। हमें चलो मान लो 60 टेस्ट मैंने नहीं दिए होंगे, मैंने 50 टेस्ट तो दिए थे मिनिमम। उससे स्ट्रेस इतना लेवल का कम होता है ना, बहुत ज़्यादा लेवल तक का स्ट्रेस कम हो जाता है। अप्रैल के मंथ में अगर तुम 15 टेस्ट भी दे दोगे ना तो तुम्हारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब तुम नीट के टाइम पे इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर तुमने टेस्ट वगैरह नहीं दिए होंगे तो सिर्फ
थ्योरी पढ़ने से, क्वेश्चन लगाने से नहीं होता है। तुमको टेस्ट देना पड़ेगा ताकि तुमको अच्छे से याद हो पाए। तुमको टेस्ट देना पड़ेगा ताकि तुमको अच्छे से याद हो पाए, तुम प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाओ, तुमको स्ट्रेस नहीं हो नीट के पेपर के टाइम पे। One eternity later. फिर उसके बाद मई लग गया। मई में मतलब 1 2 3 4 4 दिन बचे थे, 5 को नीट का पेपर था और हमारा 3 मई को प्री नीट हुआ था। और प्री नीट में क्या कराते थे कि सेंटर पे पेपर नहीं होता था, कोई और जगह जाके, कोई और स्कूल में जाके पेपर कराते थे ताकि तुमको थोड़ी नीट की फील आए। फिर मतलब 4 मई को हर कोई मना करता है कि नहीं पढ़ना चाहिए नीट के लिए, ना 5 मई को। पर हमारे टाइम पे क्या था, सॉल्ट एनालिसिस ऐड हुआ था और नई फैमिली ऐड हुई थी, तो मतलब मैंने उसको तो 4 मई को तक पढ़ा था पूरा। मतलब मैंने ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी थी क्योंकि मेरे को पता था अगर क्वेश्चन मेरा गलत होगा तो इसका ही होगा। 4 मई को मतलब मैंने सोचा था कि शाम के 6 बजे तक पढ़ूंगा, फिर नहीं पढ़ूंगा। और शाम के 6 बजे तक मैंने बस ये सोचा था कि सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है और नई फैमिली जो ऐड हुई उन्हें पढ़ना है, और जो अपनी मिस्टेक नोटबुक है उस पर नज़र मार लेनी है बस। फिर उसका 1 day later. 5 मई को मतलब मैंने सच को सोचा नहीं था कि ये पढ़ना चाहिए, पर मैंने एक इंटेंसिव दिया नहीं था लास्ट वाला, तो उसको मैंने जब मोबाइल पे PDF निकाला तो उसमें मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो आए थे डायग्राम वाले वो मेरे पे नहीं हो रहे थे, अपने आप पता नहीं क्यों खुल गया वो। फिर मैंने सोचा NCERT के डायग्राम ढंग से पढ़ लेता हूँ। तो मतलब मैंने 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक डायग्राम्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद मैं 9 से 11 बजे तक सो गया था, तो नीट का पेपर देने चले गया था। उसके बाद जब मैं पेपर दे के निकला तो मेरे को लगा था कि मैं 2 क्वेश्चंस मेरे को डाउट था, बाकी मेरे को लगा सही जाएगा, तो मैं 7-10 एक्सपेक्ट कर रहा था। कोचिंग से जब फ़ोन आया तो मेरे को पता पड़ा 700 आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक एटम वाला क्वेश्चन गलत कर दिए इन लोगों ने, तो 690 हो गए। तो ऐसे मेरे 690 मार्क्स आए थे नीट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो किस टाइटल पे चाहिए उसका कमेंट कर देना। तुम नहीं करोगे मैं वैसे भी बना ही लूँगा वीडियो, क्या ही कर सकते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So that's all for today video. Okay, bye.